मैं डॉक्टर मोनिका लेके आ रही हूँ द हेल्थ टॉक शो। जो आम बच्चे पूछना चाहते हैं, जो एक्सपीरियंस होता है ऐसा किसी भी डॉक्टर्स का, वो बहुत अच्छे से जानता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अपने मेडिकल लाइफ में। तो सर, आप बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? उन्हें एमबीबीएस लाइफ फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर ज्वाइन होते हैं और इंटर्नशिप करते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? आई थिंक क्या करना चाहिए, इस पे तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि एवरी मेडिकल स्टूडेंट शुड बी वेरी इंक्विजिटिव। मतलब मेडिकल अगर आपको अच्छे से समझना है, अंडरस्टैंड करना है, प्रैक्टिस करना है, तो यू हैव टू बी वेरी क्यूरियस अबाउट द थिंग्स। जैसे मैं फार्माकोलॉजी में ऑलवेज कहते रहता हूँ कि आस्क द क्वेश्चन टू योरसेल्फ व्हाई, कि ये ड्रग है काम करता है क्यों, ये ड्रग है काम नहीं करता है क्यों, इसके ये साइड इफेक्ट होते हैं क्यों, इसको इसी डोज में देना है क्यों। तो अगर आपको व्हाई का आंसर आता है तो आई थिंक आपके कंसेप्ट काफी क्लियर हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग व्हाई का सोचते ही नहीं है, हम लोग जस्ट मगअप करते हैं थिंग्स, हम लोग जस्ट किसी के नोट्स है वो नोट्स को रेफर करते हैं, वही मतलब सर्कुलेट करते हैं। तो अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हो तो आप व्हाई इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना शुरू करिए। सेकंड, व्हाट शुड बी डन is just MBBS cannot be done from the hostel, MBBS cannot be done from the rooms, MBBS cannot be done from the house. You have to be in the hospital, you have to be in the college, because the things that you see and the things that you do, they are going to take you a long way. तो क्लासेस बंक मत करिए, हॉस्पिटल में क्लिनिक्स बंक मत करिए, क्लिनिक्स रेगुलर अटेंड करिए, लेक्चर्स रेगुलर अटेंड करिए। ये ट्रेडिशनल एंड वेल नोन वेज है कि जहाँ पे आपको आपका सक्सेस गारंटेड है। क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, आई थिंक अगर ये चीजें आप अटेंडेंस और मेटिकुलसली स्टडी विथ अ थोरो फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग व्हाई, इफ यू डू दीज थिंग्स, आई थिंक पासिंग एमबीबीएस एंड इवन डूइंग ग्रेट करियर इन एमबीबीएस और पोस्ट एमबीबीएस शुड नॉट बी अ इश्यू। फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में जो मेजर टॉपिक्स होते हैं CNS, CVS, उसको सेकेंड ईयर के स्टूडेंट या फिर थर्ड ईयर फाइनल ईयर कोई भी स्टूडेंट उसको इंटीग्रेटेड स्टडी कैसी करनी चाहिए, किस हिसाब से करनी चाहिए? एक बहुत मेजर क्वेश्चन है जो बच्चों में पूछा जाता है कि CNS और CVS उनके लिए एक ऐसी बीमारी है जो उनको इलाज नहीं है उनके पास, सेकेंड ईयर बच्चों के पास। इवन इंटर्न बच्चे हैं, अगर उन्हें यूनिवर्सिटी में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो जाहिर सी बात है 5 साल के एग्जाम पेपर देख लेते हैं, 3 साल के सीनियर से IMP क्वेश्चन ले लेते हैं। लेकिन सर, ये इशू इंटर्नशिप के बाद जब एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तब उन्हें इशू आता है। तो इसकी सॉल्यूशन क्या है सर? CNS CVS पढ़ने का तरीका भी क्या होना चाहिए? देखिए, इसका एक आसान तरीका ये है, जो आपने बताया कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है या तो सीनियर्स के पास्ट जो सीनियर के क्वेश्चन पेपर्स है वो इम्पोर्टेंट है, ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है, बट उसी से आपकी पढ़ाई पूरी हो नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। वो जो चीजें हैं, क्वेश्चन पेपर करना, इंपॉर्टेंट चीजें करना, वो एग्जाम के कुछ दिन पहले, पूरा साल जो है तो वो आपको पढ़ाई में डालना पड़ेगा। और पढ़ाई भी करने का तरीका मैं अगर आपको सिंपल सा बताऊं कि आज फार्माकोलॉजी में अगर आपको CNS का टॉपिक सिखाया गया या तो CVS का टॉपिक सिखाया गया, आप कैंपस में हो, आप हॉस्पिटल के नजदीक हो, तो मैंने अगर हाइपरटेंशन पढ़ाया है, हार्ट फेलियर पढ़ाया है, तो हॉस्पिटल जाइए, उस टाइप का पेशेंट देखिए और जो हमने क्लास में पढ़ाया है उसको जाके वहां रिलेट करिए। आपको याद आएगा कि ये क्लासिफिकेशन में ये ड्रग बोला गया था, इस पेशेंट को ये ड्रग दिया है। तो वो जब आप एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा आपको, तो मेरा लेक्चर आपको याद नहीं आएगा, वो पेशेंट आपको याद आएगा, क्योंकि आपने पेशेंट देखा हुआ है, उसको जो ड्रग दिया हुआ था वो देखा हुआ है। दूसरा, या अगर हो सकता है कि हर डिसीज का आपके पास पेशेंट अवेलेबल नहीं है, हो सकता है, तो उसके लिए आप रिलेट करिए। कोई अगर नोन पेशेंट होगा, कोई फैमिली मेंबर होगा, कोई फ्रेंड होगा, इमेजिन करिए कि उसको ये डिसीज हुआ है, तो उसको क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अगर किसी से रिलेट कर पाते हो तो दैट इज वन वे हाउ डू यू याद कर सकते हैं उसको। यस। दूसरा ये है कि टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। आप ग्रुप बनाइए, लाइक माइंडेड स्टूडेंट के ग्रुप बनाइए, हर 7 दिन में 8 दिन में आप एक फोरम बनाइए कि अगले एवरी संडे, एवरी सैटरडे, एवरी मंडे वी विल डिस्कस वन टॉपिक। आज कोई एक दिन वो टॉपिक पढ़ाएगा, दूसरे वीक में कोई दूसरा टॉपिक पढ़ाएगा,
तो सबने अगर वो टॉपिक पढ़ा है और कोई एक लीड लेके उसको सिखा रहा है, तो दैट पर्सन विल नेवर फॉरगेट दैट टॉपिक, एंड एट द सेम टाइम वो आपको टीचर ने जो सिखाया था उससे ज्यादा जो ग्रुप डिस्कशन में आपको जो चीजें हैं, बिकॉज वो आपका पीयर ग्रुप है, वो चीजें आपको ज्यादा याद आएगी जब एग्जाम का पेपर लिखोगे। तो आई वॉज डिस्कसिंग विद समबडी फ्यू डेज बैक कि सेकेंड ईयर खत्म हुआ, इसका मतलब ऐसा नहीं कि फार्माकोलॉजी खत्म हुआ, इनफैक्ट वहां से फार्माकोलॉजी चालू होता है, वहां से फार्माकोलॉजी चालू होता है। तो सेकेंड ईयर के बाद ऐसा कोई फोरम बनाइए, स्टूडेंट फोरम बनाइए, जहां पे एक डिसीज का कंसेप्ट लीजिए, उस डिसीज के कंसेप्ट में 3-4 या 5-6 ग्रुप जो स्टूडेंट्स हैं वो डिसीज डिस्कस करिए, एंड वो आधा घंटा पौना घंटा डिस्कस हो गया, आप खुद ही प्रेजेंट करिए, खुद ही डिस्कस करिए। उसके बाद सेकंड हाफ जो रहेगा, आप जो बोल रहे थे कि पिछले वाले क्वेश्चन पेपर, वो क्वेश्चन पेपर आप लेके आइए, उसमें एमसीक्यू क्या क्या पूछे हुए हैं, नाउ उस एमसीक्यू का आंसर ग्रुप में डिस्कस करिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ये लिखा है तो ये सही है, ये लिखा है ये गलत है, फिर आगे पूछे कि ये गलत है तो क्यों गलत है। तो ऐसे फार्माकोलॉजी डिस्कशन फोरम्स बनाएंगे, जितने ज्यादा फोरम्स में डिस्कशन होगा उतना सब्जेक्ट ज्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। सर मैं पूछना चाहती हूँ आपके बारे में कि आपने क्या किस हिसाब से सोचा कि आपको फार्माकोलॉजी लेना है? आपको इसमें बहुत इंटरेस्ट था, पहले से ही बहुत इंटरेस्ट था, या फिर आप अपने एमबीबीएस के दौरान ही आप इसमें इंटरेस्ट डेवलप करते गए और आपने फिर सोचा कि नहीं अब तो यार मैं फार्मेक में बहुत अच्छा हूँ, मैं लूंगा फार्माकोलॉजी? तो कैसे आप इस फील्ड में आए, तो मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। यस, जैसा मैंने बताया कि मेरे टाइम पे ना तो एमबीबीएस का एडमिशन एंट्रेंस पे था, ना तो पीजी का भी एडमिशन एंट्रेंस पे था। पीजी का भी एडमिशन हमारे मार्क्स पे होता था। तो मैं जब पीजी करने का मतलब प्रोसेस शुरू हुआ था, तो मुझे इंटरेस्ट था मेडिसिन में, मुझे इंटरेस्ट था पीडियाट्रिक्स में, बट मुझे एमडी चाहिए था। डिप्लोमा में मुझे लगता था कि अगर डिप्लोमा करूं, अगर प्रैक्टिस नहीं चलती है तो फिर जॉब भी नहीं मिलेगा बिकॉज डिप्लोमा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो भी करना है डिग्री करनी है। मेरे अच्छे मेडिसिन के मार्क्स थे, बट इतने अच्छे नहीं थे कि जो मुझे एमडी मेडिसिन मिले। तो मेरी फार्माकोलॉजी के मार्क अच्छे थे, एंड लेट मी टेल यू, जब मैंने फर्स्ट टर्म की फार्माकोलॉजी की एग्जाम दी थी, इतना डिफिकल्ट लगा था मुझे सब्जेक्ट, मतलब मैं आपको बोल भी नहीं सकता कि इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट गया था। कैसे डिफिकल्ट? क्योंकि फार्माकोलॉजी जैसा आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट वोलाटाइल है, काफी सारी मतलब कंसेप्चुअल थिंग्स है, तो आई वाज नॉट एन एक्सेप्शन। बट तब मैंने ठान लिया कि सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, सॉल्यूशन तो इसको बस खुद ही सॉल्यूशन हो उसके लिए, तो उसमें इतना ध्यान दीजिए, एंड देन उस सब्जेक्ट में काफी अच्छे मार्क्स आए मुझे, और उस मेरे मार्क्स के ऊपर मुझे फार्माकोलॉजी मिला। तो मुझे इनफैक्ट पहला जो पेपर मेरा डिफिकल्ट गया था, आई थिंक दैट वाज प्रोबेबली अ टर्निंग पॉइंट, कि मुझे लगा कि नहीं मुझे इस सब्जेक्ट में और ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए, और मुझे काफी अच्छे मार्क्स मिले और उस सब्जेक्ट में एमडी मिली। सर मेरा फार्मा से कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सेकेंड ईयर कंप्लीट, जैसा आपने अभी बताया सर कि सेकेंड ईयर खत्म होने तक ही फार्मा नहीं है, उसके बाद का भी रास्ता है। तो सर किसी बच्चे को फार्मा या फर्स्ट ईयर जो सब्जेक्ट है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, वो इंटीग्रेटेड करके जो अपने क्लिनिकल सब्जेक्ट उसके साथ कैसे पढ़ा जा सकता है? देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इसी दिशा में अभी जो नया करिकुलम आया है जिसको हम लोग सीबीएमई बोलते हैं, तो उसमें एक इंटीग्रेशन का एक कंसेप्ट है, इंटीग्रेटेड। तो एक हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है और एक वर्टिकल इंटीग्रेशन है। तो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है कि फॉर एग्जांपल पैथोलॉजी में भी वही टॉपिक पढ़ाया जा रहा है हॉरिजॉन्टल, माइक्रोबायोलॉजी में वही पढ़ाया जा रहा है, और फार्माकोलॉजी में वही पढ़ाया जा रहा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो पैथोलॉजी वाले ट्यूबरकुलोसिस पढ़ाते हैं, माइक्रोबायोलॉजी वाले पढ़ाते हैं, और फार्माकोलॉजी पढ़ाते हैं। तो अगर वो टॉपिक तीनों सब्जेक्ट के एक्सपर्ट ने साथ में आके पढ़ा दिया, तो दैट वुड बी काइंड ऑफ थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सब्जेक्ट। तो ये या तो मतलब सिलेबस में तो आ ही गया है, बट अगर आप खुद होके भी उस प्रोसेस को फॉलो करोगे कि जब मैं पढ़ूंगा, अभी सेकेंड ईयर मुझे पास होना है, तो ट्यूबरकुलोसिस तीनों सब्जेक्ट में है, मलेरिया तीनों सब्जेक्ट में है, तो ऐसे सब टॉपिक निकालिएगा कि जो तीनों सब्जेक्ट में कॉमन है, उसका पढ़ाई साथ में करो, तो हो सकता है कि वो कंसेप्ट आपका थरो हो जाए। ये होगी बात हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की। वर्टिकल इंटीग्रेशन जो है कि जो मुझे फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था, फिजियोलॉजी, अगर आपको फिजियोलॉजी आती है तो ही आपको फार्माकोलॉजी समझेगी, अगर फार्माकोलॉजी आती है आपको तो ही आपको मेडिसिन का जो मैनेजमेंट पार्ट है वो समझेगा। तो वैसा ही करिए कि फॉर एग्जांपल एनीमिया है,
फिजियोलॉजी में आपको एनीमिया पढ़ाया गया है, फार्माकोलॉजी में उसका मैनेजमेंट पढ़ाया गया है, मेडिसिन में उसके क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशंस पढ़ाए हैं। तो ये एनएमसी ने तो बता ही दिया हमको, बट हमको भी जब पीजी की तैयारी करनी है, कंसेप्ट क्लियर करने हैं, तो ये हमको ऐसे टॉपिक की लिस्ट करनी पड़ेगी कि जिसमें इंटीग्रेशन पॉसिबल है एंड उसको फोकस करना होगा। सर इसी से रिलेटेड और है मेरा, इसी में स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सर, जैसे देखा गया बच्चों में जैसे इंटीग्रेटेड या हॉरिजॉन्टल आपने जो बात किया है, अभी जो नेक्स्ट पैटर्न आने वाला उसके अकॉर्डिंग, तो बच्चों में बहुत सारे डाउट है सर कि नेक्स्ट एग्जाम जो है या नेक्स्ट 1 या नेक्स्ट 2 या एग्जिट एग्जाम, सर क्या है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन सर आप देना चाहेंगे? आई थिंक दिस इज अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अभी क्लियर कट गाइडलाइंस मेरे हिसाब से जो है काफी सारी न्यूज आ रही है, बट दैट्स अ गुड मूव आई थिंक, बिकॉज हर एक यूनिवर्सिटी का पैटर्न अलग है इवेलुएट करने का, असेस करने का स्टूडेंट का, बट जब नेक्स्ट आएगी तो एवरीबडी वुड बी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। देन एक्चुअल आपका जो नॉलेज है, आपका जो कैलिबर है, वो तब पता चलेगा कि ऑल इंडिया लेवल पे आप क्या परफॉर्म कर सकते हो। तो जो एनएमसी से गाइडलाइंस अवेटेड है, जब आएगा तो शायद हम सबको पता ही चलेगा। सर जैसे मैं जानना चाहूंगा अभी सभी बच्चों के लिए पॉइंट, क्योंकि एक जो भी सवाल हम पूछ रहे हैं ये सभी बच्चों का है सर। सभी बच्चे जानना चाहते हैं कि सर जो पीजी की तैयारी होती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, सेकेंड ईयर से करते हैं, थर्ड ईयर से, उनके लिए पीजी से डिफरेंट है, यूनिवर्सिटी डिफरेंट है। पैटर्न क्या होता है कि यूनिवर्सिटी में उन्हें कम पढ़ना पड़ेगा, पीजी में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो इसे ये जो मेथ है इसको खत्म कैसे किया जा सकता है और बच्चे के लिए सही स्टडी का पैटर्न क्या होना चाहिए? तो अगर आप मुझे पूछो ये क्वेश्चन, तो मेरा आंसर यही है कि एवरीथिंग हैज अ टाइम एंड एवरीथिंग इज मीन्ड फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। अगर मैं फर्स्ट ईयर में हूँ तो मेरा फर्स्ट ईयर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं जब सेकंड ईयर में हूँ तो मुझे सेकंड ईयर के सब्जेक्ट पहले कंप्लीट करने पड़ेंगे, उसके बारे में पूरा सा अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप एक्स्ट्रा मतलब एकेडमिक हो, मतलब compared to other students you have extra caliber, then obviously you can start working for the other subject. But अगर आपको नॉर्मल कैलिबर के स्टूडेंट हो तो मुझे लगता है कि गो विद द पाथ। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर एकदम क्लियर करिए, सेकंड ईयर में सेकंड ईयर एकदम क्लियर करिए, थर्ड ईयर जब आता है तो शायद मतलब फोर्थ ईयर, अभी का जो फोर्थ ईयर, तब से शायद आप एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर सकते हो। बट एंट्रेंस जो है उसमें आपको फर्स्ट ईयर के भी सब्जेक्ट है, सेकंड ईयर के भी है, थर्ड ईयर के है। तो आप जब सेकंड ईयर में हो तो फोर्थ ईयर का पढ़ने में मेरे हिसाब से मतलब ज्यादा सेंस बनता नहीं है। बट क्लिनिकली पोस्टिंग जब करते हो तो वो सब्जेक्ट वैसे कवर हो ही रहे आपके। जैसे अभी इंटीग्रेटेड चालू हो गया, अगर फर्स्ट या सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, इंटीग्रेटेड पैटर्न या हॉरिजॉन्टल पैटर्न में स्टडी कर रहा है, तो जाहिर सी बात पीजी की तैयारी साइड बाय साइड होती रहेगी। सर आपसे बहुत ही इंफॉर्मेटिव सूचना जो हमें मिली है कि आपने बहुत सारी जो बच्चे की लाइफ आप बनाने वाले आपने एक इंटरव्यू हमारा चलाया अभी का, और इसी तरह के सवालों से हम आपको बताते रहेंगे। और डॉक्टर अनंत पाटिल सर हैं, ये वापस हमें इनको लेके आएंगे, लेकिन अभी टाइम के जो हमारा है एक समय सीमा है, इसमें हम इस टॉक शो को कंटिन्यू करते रहेंगे नेक्स्ट एपिसोड के लिए। तो बने रहिए तब पब्लिक न्यूज़ 24 की स्पेशल शो हेल्थ टॉक विद मेड एक्सपर्ट में।